सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 को आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। 30 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है नवरत्न। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मानदंडों के पूरा करने पर नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त हो। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो एवं 6 चयनित निष्पादन मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। ये मानदंड निम्नलिखित है। कुल शुद्ध पूंजी निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत, प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। 30 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में 12 नवरत्न कंपनियां हैं। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मिनी रत्न श्रेणी 1। लघु रत्न या मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमाना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त होना चाहिए। मिनी रत्न श्रेणी 1 की कंपनियां 500 करोड़ या अपने निवल संपत्ति के बराबर निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती है। कुछ प्रमुख मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनियां निम्नलिखित हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है मिनी रत्न श्रेणी 2। द्वितीय श्रेणी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाना चाहिए तथा उद्यम का एक सकारात्मक मूल्य होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी की मिनी रत्न कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 300 करोड़ या अपने मूल्य का 50% तक जो भी कम हो पूंजी व्यय की स्वायत्तता रखती है। नेक्स्ट है कुल प्रमुख मिनी रत्न श्रेणी 2 कंपनियां निम्नलिखित है। HMT भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केंद्रीय रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड।
ये मिनी रत्न श्रेणी 2 की कंपनियां। विजन न्यू इंडिया 2022 CPASE की भूमिका और कार्य को पुनः परिभाषित करना। इसके अंतर्गत CPSES के विकास के लिए 7 से 15 वर्षों के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य, 3 से 7 वर्षों के लिए मध्यम अवधि रणनीति एवं 3 वर्ष तक के लिए अल्पकालीन कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक CPSE के लिए कुछ मात्रात्मक लक्ष्यों की पहचान की गई है, जिसमें प्रमुख है प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, नवाचार, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, शासन प्रणाली एवं वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करना और मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है विजन 2022 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें उर्वरक क्षेत्र यूरिया में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, 24% उत्पादन वृद्धि के साथ यूरिया उत्पादन 30 मिलियन टन तक पहुंचाना। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी। इसके क्षेत्र में $100 बिलियन की सहायता से एक इकोसिस्टम का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत 3000 स्टार्टअप और 150 प्रौद्योगिकी कार्यालयों का निर्माण और 50 बायो इनक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। और ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 20% बिजली नवीनकरण स्रोत से प्राप्त करना, बिजली के लिए स्मार्ट मीटरिंग एवं इसके परिचालन को डिजिटलीकृत करना, 75 शहरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करना। नेक्स्ट है इस्पात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर वर्ष 2022 तक 175 मिलियन टन और वर्ष 2031 तक 300 मिलियन टन करना है। CPASE के क्रूड स्टील उत्पादन को 11% वृद्धि के साथ 200.5 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। और तेल में आयातों पर अपनी निर्भरता को 10% तक कम करना, 2025 तक लगभग 415 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता प्राप्त करना। और पेट्रोल एवं डीजल में 4% जैव ईंधन का सम्मिश्रण करना। प्राकृतिक गैस में उत्तर पूर्व के 1500 किलोमीटर सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार करना, शहरों में LPG पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण में भी सहायता करते हैं। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम वैविध्यपूर्ण होने के साथ ही संख्या में भी काफ़ी अधिक है। हालांकि समग्र जीवीए में MSME क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 18 के 29.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 20 में 30.5% हो गया था, परंतु महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 21 में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 26.8% रह गई। वित्त वर्ष 21 में विनिर्माण क्षेत्र के जीवीए में MSME का योगदान भी मामूली रूप से घटकर 36.0% रह गया। नौ मई 2007 को भारत सरकार द्वारा कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन के बाद पूर्व के लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से भारत सरकार ने एमएसएमई पर महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में प्रमुख है एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन, विवादाग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के गौण ऋण का प्रावधान, आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन, 200 करोड़ तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा आवश्यक की छूट, एमएसएमई पंजीकरण के लिए उद्यम पोर्टल की शुरुआत, एक कागज रहित एवं मुक्त पंजीकरण पोर्टल जो स्व घोषणा पर आधारित है। उद्योगों का वर्गीकरण। 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित होने के बाद लघु एवं मध्य क्षेत्र को पुनः परिभाषित किया गया। इस अधिनियम में मध्यम क्षेत्र को पहली बार परिभाषित किया गया। इसके अतिरिक्त विनिर्माण और सेवा उद्यमों के लिए अलग अलग निवेश सीमाएं निर्धारित की गई। नेक्स्ट है एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण इन उद्योगों में संयंत्र और मशीनीकरण में निवेश के आधार पर किया जाता था। वर्गीकरण सूक्ष्म ये 25 लाख तक, विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम में 10 लाख तक, लघु में 25 लाख से 5 करोड़ तक और सेवा में 10 लाख से 2 करोड़ तक, मध्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक सेवा में। भारत सरकार के देश के एमएसएमई सेक्टर में नई जान फूंकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण का नया आधार प्रस्तुत किया गया, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन एमएसएमई विकास अधिनियम के 2006 में लागू होने के 14 वर्षों के बाद किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण का नया आधार अर्थात संशोधित वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। ये कुछ आंकड़े हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्व। कुल औद्योगिक उत्पादन में हिस्सेदारी, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात संवर्धन में योगदान, राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण करने में सहायक, उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण, नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न उत्पादों का निर्माण, कम स्थिर और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, औद्योगिक विवादों का कम होना। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 12 सूत्री कार्य योजना। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 5 पहलुओं यथा ऋण तक पहुंच, बाजार तक पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा 12 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है ऋण तक पहुंच। एमएसएमई के लिए ऋण तक आसान पहुंच को सक्षम बनाने के लिए ऋण पोर्टल। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण तक आसान पहुंच को संभव बनाने के लिए एक ऋण पोर्टल का निर्माण किया गया है। इस ऋण पोर्टल के माध्यम से केवल 59 मिनट में 1 करोड़ तक के ऋण को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इस पोर्टल का लिंक जीएसटी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
नेक्स्ट है ब्याज अनुदान। इसके अंतर्गत नए या वृद्धिशील ऋणों पर जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत सभी एमएसएमई को 2% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज छूट में 3% से 5% तक की वृद्धि की जाएगी। नकद प्रवाह निश्चितता। 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से व्यापार प्राप्तियां ई डिस्काउंटिंग सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। इस पोर्टल से जुड़ने से उद्यमी अपने आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी नकदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी होगा। बाजार तक पहुँच। अनिवार्य सार्वजनिक खरीद। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से एमएसएमई से अपनी कुल खरीद का 25% क्रय करना होगा। महिला उद्यमी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एमएसएमई से अनिवार्य रूप से की जाने वाली 25% खरीद में से 3% खरीद महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई है। GEAM पोर्टल केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रमों को अब अनिवार्य रूप से GEAM पोर्टल का भाग बनना होगा। उन्हें अब सभी विक्रेताओं को भी GEAM पोर्टल पर पंजीकृत कराना होगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन। प्रौद्योगिकी केंद्र देश भर में टूल रूम वस्तुतः उत्पाद डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए पूरे देश में 20 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक स्थापित किए जाएंगे। व्यापार करने में आसानी। फार्मा कंपनियों को सहायता। फार्मा क्षेत्र में MSME के लिए क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इन क्लस्टरों को स्थापित करने की कुल लागत का 70% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण। सरकार द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 8 सम कानूनों और 10 केंद्रीय विनियमों के अंतर्गत रिटर्न एक वर्ष में केवल एक बार ही दायर की जाएगी। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति। इसके माध्यम से इंस्पेक्टर राज की समाप्ति करने का प्रयास किया गया है। इंस्पेक्टर द्वारा किन प्रतिष्ठानों का दौरा किया जाना है, इसका निर्धारण कंप्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। आसान पर्यावरणीय स्वीकृति। एक इकाई की स्थापना के लिए एक उद्यमी को 2 प्रकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत अब इन दोनों को एक ही अनुज्ञा के रूप में मिला दिया गया है। इसके अतिरिक्त 100 प्रमाणन के माध्यम से रिटर्न स्वीकार किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत मामूली उल्लंघन के लिए उद्यमी को अब न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा और उसे वे सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। MSME क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा क्या होगी? जनधन प्रोविडेंट फंड और बीमा योजनाओं के अंतर्गत MSME क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत एशिया में उन देशों में एक था जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया है और 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा
आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। भारत में औद्योगिकरण की गति को तेज करने एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाना था। इस योजना के तहत सभी विद्यमान निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया है। यह अधिनियम फरवरी 2006 से लागू किया गया। ये कुछ आंकड़े हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य इसमें घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। सेज नीति की समीक्षा के लिए बाबा कल्याणी समिति। भारत की वर्तमान सेज नीति के अध्ययन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति को सेज नीति का आकलन करने एवं इसे विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप बनाने, सेज की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सेज नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने और तटीय आर्थिक जोन, दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण जोन एवं टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज नीति का विलय करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस समिति के अध्यक्ष बाबा कल्याणी के अनुसार यदि भारत को वर्ष 2025 तक $5 करोड़ की अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा क्षमता के साथ साथ सेवाओं से जुड़े मौजूदा परिवेश में भी बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करने होंगे। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक 100 मिलियन रोजगारों को सृजित करने और सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की 25% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े मूल्य को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर $1.2 ट्रिलियन करने की योजना बनाई है। बाबा कल्याणी समिति की अनुशंसाएं। सेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात वृद्धि की बजाय रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर बल देना होना चाहिए। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से संबंधित सेज के लिए अलग अलग नियमों विनियमों का निर्माण करना। रोजगार एवं आर्थिक समृद्धि अर्थात 3ES के विकास के लिए आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण की अपेक्षा मांग संचालित दृष्टिकोण को अपनाना, जिससे इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की जा सके। राज्यों में 3ES के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों को प्रोत्साहित करना, नए निवेश को आकर्षित करने और परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण करना। व्यावसायिक सेवाओं, आधारभूत बुनियादी ढांचे और हाई स्पीड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में निवेश को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। विशेष आर्थिक क्षेत्रों को हाई स्पीड रेल, राष्ट्रीय राजमार्गों, पैसेंजर
कार्गो एयरपोर्ट्स, शिपिंग पोर्ट्स और वेयर हाउस इत्यादि से जोड़ना। 3S के साथ MSME को एकीकृत करना और प्राथमिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना। सेज परियोजनाओं को सस्ता वित्त उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का दर्जा देना। कर व ड्यूटी संबंधित लाभों को बरकरार रखना। अन्य वैकल्पिक क्षेत्रों को भी विशिष्ट सेज अर्थात 3ES में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना। डेवलपर्स को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से सेज इकाइयों को सीधे विद्युत आपूर्ति करना। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न अनुमोदनों में तेजी लाना। सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिली उल्लेखनीय सफलता को वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी मरम्मत और डिज़ाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों में भी सुनिश्चित करना होगा। मध्यस्थता एवं वाणिज्यिक अदालतों के माध्यम से विवादों का समाधान करना। औद्योगिक विकास के लिए मांग प्रोत्साहन। वित्त वर्ष 23 एक माह पुराने रूसी यूक्रेन संघर्ष के साथ शुरू हुआ। वैश्विक उत्पादों की कीमतें अभी भी अपने पूर्व महामारी के स्तर तक कम नहीं हुई है। इस प्रकार पूरे वर्ष भर देश में उद्योग को आयातित उच्च इनपुट लागतों का सामना करना पड़ा। मांग प्रभाव के डर से उद्योग धीरे धीरे उच्च उत्पादन लागत की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण स्थिर लेकिन गैर वर्धित कोर खुदरा मुद्रास्फीति हो गई है। दूसरी ओर गैर प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ऊर्जा घटक शामिल है, उसमें गिरावट आ रही है, क्योंकि स्थानीय मौसम की चरम सीमाएं कम हो गई है और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप प्रभावी साबित हुए हैं। समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में परिणामी कमी ने इस प्रकार महामारी के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग को बनाए रखा है, जिससे वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद औद्योगिक सुधार हुआ है। वैश्विक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अब भी कम हो रही है और यह भारत की थोक मुद्रास्फीति की घटती दरों में सुधार हुआ है। दरों में दिखाई दे रही है, जिससे मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद है, जिससे देश में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए घरेलू खपत की मांग और अधिक मजबूत हो जाएगी। घरेलू खपत, निर्यात और आयात प्रतिस्थापन के अलावा निवेश की मांग में वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में उभरी है। वित्त वर्ष 23 के अप्रैल दिसंबर के दौरान उत्पादन निर्माण क्षेत्र में घोषित नया निवेश वित्त वर्ष 20 में इसी स्तर का 5 गुना था। उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया। मांग प्रोत्साहन के लिए उद्योग की आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत रही है। इनपुट लागत मुद्रास्फीति में नरमी से भी उत्पादन कीमतों की गति में कमी आई है। हालांकि नए निर्यात आदेशों में विस्तार की गति में कमी आई, जो कि वैश्विक मांग में कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट है उत्पादन आउटपुट की निरंतर वृद्धि। समग्र IIP उत्पादक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में दबी हुई खपत मांग के साथ देखी जा सकती है। पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे वस्तुओं के उत्पादन में मजबूत वृद्धि अगले वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में निवेश चक्र की शुरुआत का संकेत है। कोयला, उर्वरक, सीमेंट, स्टील, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के 8 प्रमुख उद्योग
उद्योगों में उत्पादन की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। औद्योगिक गतिविधियों में व्यापक गति को दर्शाते हुए इन उद्यमों में वृद्धि स्थिर रही है। उनकी वृद्धि इस महत्व को रेखांकित करती है कि राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने वाली महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद मूल क्षमताओं की स्वदेशी उपस्थिति से जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की भी सामान्यतः विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान ही होते हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में भी सामान्यतः आर्थिक कानून देश के सामान्य आर्थिक कानूनों की अपेक्षा अधिक उदार होते हैं। ईपीजेड औद्योगिक निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें मुक्त व्यापार क्षेत्र एसईजेड, बॉन्डेड वेयर हाउस, मुक्त बंदरगाह और सीमा शुल्क क्षेत्र शामिल होते हैं तथा इनमें साइंस पार्कों से लेकर लॉजिस्टिक्स केंद्रों व वित्त क्षेत्रों तक की गतिविधियां शामिल होती हैं। ईपीजेड में सरकार द्वारा कुछ करों आदि में विशेष छूट दी जाती है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का भौगोलिक एवं वाणिज्यिक दायरा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है विनिवेश। विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी का विक्रय निजी क्षेत्र को या आम जनता को करती है। विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और 6 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया। 27 मई 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया। विनिवेश के प्रकार, पहला है सांकेतिक विनिवेश। भारत में विनिवेश की शुरुआत सांकेतिक विनिवेश के साथ हुई। इसमें सरकार की नीति यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक बहुत छोटा सा भाग ही विक्रय किया जाए एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखा जाए। सांकेतिक विनिवेश के अंतर्गत 5%, 10%, 20, 25, 49% तक शेयरों का विक्रय किया जाता था। सामरिक विनिवेश की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी क्षेत्र के नियंत्रण को बढ़ाया जाता है। सामरिक विनिवेश में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकांश भाग को निजी क्षेत्र को विक्रय कर देती है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामरिक तथा गैर सामरिक उद्यमों में वर्गीकृत किया है। सरकार ने मार्च 1999 में निर्णय किया कि गैर सामरिक उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 26% या उससे भी कम कर देगी। यदि आवश्यक हुआ तो सामरिक उद्यमों में सरकार अपनी अधिकांश साझेदारी को कायम रखेगी। यह आंकड़े ये कोई खास जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय निवेश कोष, भारत सरकार द्वारा नवंबर 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह स्थायी प्रकृति का रहना था और इसकी प्रबंध व्यवस्था पेशेवर तरीके से की जानी थी ताकि संग्रह को कम किए बिना सरकार को स्थायी आय प्राप्त हो सके। योजना के अनुसार राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली 75% आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की चुनिंदा स्कीमों जो शिक्षा,
स्वास्थ्य रोजगार को बढ़ावा दे के वित्त पोषण के लिए किया जाना था तथा शेष 25% आय का उपयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए किया जाना था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय निवेश कोष को विनिवेश नीति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से सरकार ने निर्णय लिया कि वित्त वर्ष 2013-14 से विनिवेश से प्राप्त धनराशि राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई जाएगी, जो सरकारी लेखे के अधीन एक लोक लेखा है। नेक्स्ट है, औद्योगिक अस्वस्थता रुग्णता। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या औद्योगिक रुग्णता की समस्या है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 के अनुसार उस औद्योगिक कंपनी को अस्वस्थ माना जाएगा जिसमें निम्न विशेषताएं हो। कंपनी को पंजीकृत हुए कम से कम 7 वर्ष हो चुके हैं। कंपनी को चालू वित्तीय अस्वस्थ किस कंपनी को माना जाएगा? जिस कंपनी को कम से कम 7 वर्ष पंजीकृत के लिए हुए हो और कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष या उससे पहले वित्तीय वर्ष में नगद हानि हुई हो। कंपनी की निवल या शुद्ध परिसंपत्ति खत्म हो चुकी हो। यदि पिछले 5 वर्षों में किसी भी वर्ष में किसी कंपनी की शुद्ध परिसंपत्ति 50% से कम रह जाए तो उसे आरंभिक अस्वस्थ कंपनी माना जाएगा। प्रारंभ में इस अधिनियम में केवल निजी क्षेत्र की इकाइयों को शामिल किया गया है, परंतु दिसंबर 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 1992 में इसमें संशोधन करके कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अवधि को 7 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया एवं नगद हानि के प्रावधान को छोड़ दिया गया। वर्ष 2002 के कंपनी अधिनियम के अनुसार अस्वस्थ कंपनी यह द्वितीय संशोधन है जिस कंपनी की विचाराधीन वर्ष में कुल संचित हानि पिछले 4 वर्षों में उसकी औसत निवल संपत्ति के 50% से अधिक हो, जो कंपनी के लेनदारों की मांग के बावजूद लगातार 3 तिमाहियों में ऋण की अदायगी न कर सके। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर किसी औद्योगिक कंपनी के 50% से अधिक बकाया ऋण के मालिक ऋण की मांग करते हैं परंतु यह कंपनी नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर भी न तो ऋण अदा कर पाती है और न ही ऋण मालिकों को कोई संतोषजनक उत्तर दे पाती है, तो उस औद्योगिक इकाई को रुग्ण औद्योगिक इकाई माना जाएगा। औद्योगिक अस्वस्थता रुग्णता से संबंधित समितियां। भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर विचार करने हेतु वर्ष 1981 में टी तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति की सिफारिश पर वर्ष 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 पारित किया गया। औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान हेतु जनवरी 1987 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई एवं 15 मई 1987 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। औद्योगिक रुग्णता पर विचार करने के लिए अप्रैल 1993 में ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा को बदलने के साथ साथ SICA और BIFR में भी परिवर्तन की सिफारिश की है। कंपनियों के दिवालियापन के संबंध में सुझाव देने के लिए वी बालकृष्ण इराइडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2000 को प्रस्तुत की। समिति ने एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन तथा इसे कंपनी लॉ बोर्ड के अधिकार को सौंपे जाने की सिफारिश की। समिति के सुझाव के अनुरूप वर्ष
2002 में नया कंपनी विधेयक लाया गया। इसके प्रभावी होने के साथ ही रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण का अस्तित्व समाप्त हो गया एवं इनका कार्य नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016। इससे संबंधित सभी कार्यों को सही संहिता के माध्यम से किया जाएगा। यह संहिता कंपनी के दिवालियापन एवं परिसमापन की स्थिति में एक चरणबद्ध, समयबद्ध और सामूहिक प्रक्रिया प्रदान करके कंपनी के मूल्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। इस संहिता में दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े सभी विषयों तथा इस संहिता में दिवाला और शोधन अक्षमता से जुड़े सभी विषयों तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया है। यह संहिता किसी कंपनी को अव्यवस्था से निकलने देने के लिए समय प्रदान करती है और निवेशकों को स्पष्ट निकास का विकल्प प्रदान भी करती है। यह प्रक्रिया है ऋणों के भुगतान में चूक, फिर एक दिवालियापन से संबंधित पेशेवर की नियुक्ति होगी, ऋण स्थगन होगा 180, 270 और 330 दिन के अंदर अंदर। लेनदारों की एक समिति का गठन होगा और इसमें भी एक तरफ हाँ है और दूसरी तरफ नहीं है। योजना को क्रियान्वित करना है, इसमें परिसमापन प्रक्रिया का प्रारंभ करना। दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वितीय संशोधन अधिनियम 2018। इसके अंतर्गत अब घर खरीदने वालों को वित्तीय लेनदारों के रूप में माना जाएगा और उन्हें लेनदारों की समिति में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी होगा। इस संशोधन में दिवाला और दिवालियापन की प्रक्रिया की अवधि को 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिनों तक कर दिया गया है। लेनदारों की समिति के निर्णयों के लिए वोटिंग सीमा को 75% से घटाकर 51% कर दिया गया है। इस समिति के कुछ प्रमुख निर्णयों के लिए वोटिंग सीमा को 75% से घटाकर 66% कर दिया गया है। इनमें शामिल है रेजोल्यूशन, पेशेवरों की नियुक्ति, रेजोल्यूशन की योजना को मंजूरी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाना। नब्बे % वोटिंग सीमा के द्वारा रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को पूर्णतः वापस लिया जा सकता है। इस अधिनियम के द्वारा MSME के प्रवर्तक और गारंटीकर्ता को बोली लगाने की अयोग्यता से मुक्त कर दिया गया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई वित्तीय लेनदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही कंपनी से संबंधित पक्ष है तो उसे कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक के दौरान किसी प्रकार की भागीदारी या मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक कंपनी दिवाला से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है बशर्ते वह शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ले और कम से कम 3/4 शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हो।